हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बहुत ही शानदार से क्रैश कोर्स में जहां पर हम बिल्डिंग मटेरियल्स में अभी बात कर रहे हैं टिम्बर के ऊपर। क्या होता है टिम्बर, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं टिम्बर के यूज करने के। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि टिम्बर को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है और साथ में टिम्बर का स्ट्रक्चर कैसे समझा जा सकता है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन प्रोसेस। भाई लकड़ी का इस्तेमाल करना है तो कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं ट्री से टिम्बर में, कैसे पेड़ को गिराया जाता है, हमारे पास सीजनिंग कैसे की जाती है, कितने तरीके की है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज पर बात करेंगे। ये क्रैश कोर्स इससे ज्यादा बेहतर है, इसके जो है और कुछ भी आपको नहीं मिल सकता। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये सब मेरी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही पता है। चलिए बात करते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ टिम्बर फ्रॉम ट्री। तो ट्री से कन्वर्जन के टिम्बर की बात चल रही है। देखो हमारे पास जो है वो कंडीशन है कि प्रोसेस है कहां से कहां तक लेकर, कटिंग से लेकर उसकी कंप्लीट ड्रेसिंग तक का, कटिंग से लेके उसकी कंप्लीट ड्रेसिंग तक का हमारे पास जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है कन्वर्जन प्रोसेस कहा जाता है। बात ध्यान रखिएगा, जब भी कन्वर्जन प्रोसेस करेंगे ट्री से टिम्बर तक जाना है, प्रोसेस ऐसे होना चाहिए कि भाई हमारे पास एंड तक आते आते हमारी लकड़ी की कीमत इतनी ना बढ़ जाए कि लोग उसे खरीद ही ना पाए। इतने ऐसे अनफिजिबल प्रोसेसेस नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इट शुड बी डिजाइंड इन सच अ वे, जो प्रोसेसेस है लेस एफर्ट होने चाहिए ताकि सस्ता रहे हमारे पास, इकोनॉमिकल एंड फिजिबल, मगर हर प्रोसेस किया जा सके, एंड वेस्टेज शुड बी मिनिमम ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हमारे रिसोर्सेज का यूज हो सके। तो ये बेसिक सी चीज है। जब हम कन्वर्जन करने जाते हैं तो हमारे पास ये हमारा कहलाता है स्टैंडिंग ट्री। क्या कहलाता है? स्टैंडिंग ट्री कहलाता है। दिस इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग ट्री कहलाता है। और स्टैंडिंग ट्री को जब हम कट कर देंगे तो कटिंग करने के बाद, फेलिंग कराने के बाद जो ये हमारे पास ट्री बचता है, इसे बेसिकली कहा जाता है रफ टिम्बर। क्या कहते हैं इसे? इसे रफ टिम्बर कहते हैं। तो स्टैंडिंग ट्री को कभी कभी स्टैंडिंग टिम्बर भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है इसे? स्टैंडिंग टिम्बर भी कहा जा सकता है। यही हमारा जो रफ टिम्बर होता है, यही जो हमारा रफ टिम्बर होता है, इसी की जब सीजनिंग कर देंगे तो सीजनिंग करने का जिसमें जो मॉइस्चर निकल जाएगा तो फिर हमारे पास ये बनेगा हमारा सीजन टिम्बर। क्या बनेगा? सीजन टिम्बर बनेगा। कभी कभी ये बेसिक सी चीजें पूछ लेते हैं कि ट्री को जब आपने स्टैंडिंग कंडीशन में देखा तो उसे स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। जब कट करके उसे जस्ट उसको काटने के बाद उसमें से निकलने वाली सारी ब्रांचेस हटा दी तो वो कहलाएगा रफ टिम्बर। अगर आपने रफ टिम्बर को फर्दर सीजनिंग कराया तो वो कहलाएगा सीजन टिम्बर। ध्यान रखिएगा, रफ टिम्बर में अगर मॉइस्चर ज्यादा होता है, अगर 50% बाय द वेट ऑफ द टिम्बर से ज्यादा होता है तो उसे ग्रीन टिम्बर कहा जाता है। बेसिक सी बात है, ध्यान रखिएगा। कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, ये पेड़ को गिराया कैसे गया, कैसे गिरा रहे हैं? तो फेलिंग मतलब हमारे पास कटिंग डाउन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कटिंग डाउन। पेड़ को कट कर रहे हैं तो वही हमारे पास जो है वो कटिंग डाउन प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? फेलिंग ऑफ ट्री कहलाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आता है। कटिंग का डायरेक्शन, लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ कटिंग इंपॉर्टेंट है। लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ कटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के से पता चलेगा ट्री किस तरफ गिरने वाला है, ट्री किस तरफ गिरने वाला है। लेकिन किस पेड़ में कब कट लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंडीशन है जानना कि हमारे पास कटिंग ऑफ द ट्री शुड ऑलवेज बी डन एट द राइट एज फॉर कंप्लीट बेनिफिट। तो राइट एज का मतलब क्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब हमारे पास ट्री की एज हो, ठीक है, ट्री की एज हो नियर अबाउट 50 से 100 के बीच में, तो ये हमारी पे कहलाती है राइट एज। क्या कहलाती है ये? राइट एज कहलाती है। इसके बीच में होगा तो ट्रिम्बर जो है वो हमारे पास मेच्योर कंडीशन में मिल रहा होगा हमें। अगर 50 से कम हुई, अगर हमारी एज 50 से कम हुई, अगर एज 50 से कम होती है, इफ एज इज बिलो 50 ईयर्स, तो इसे अंडर एज कहा जाता है, इसे अंडर एज कहा जाता है। और अगर एज 50 से ऊपर हो, 100 से ऊपर हो जाती है तो इसे ओवर एज कहा जाएगा। अब बात ये आती है, ओवर एज ट्री में ब्रिटल वुड ज्यादा मिलेगा, सड़ा हुआ वुड ज्यादा मिलेगा, खोखला पेड़ ज्यादा मिलेगा, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं मिलेगी। अंडर एज में हमारे पास गीला पेड़ ज्यादा मिलेगा, मॉइस्ट ज्यादा मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी, स्टिफनेस कम मिलेगी, स्ट्रेंथ कम मिलेगी। इसलिए इनको प्रेफर नहीं किया जाता, इसलिए इनको प्रेफर नहीं किया जाता। प्रेफर किसको करेंगे? ये वाले एज वाले को। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारे डेसिडुअस ट्री होते हैं, कौन से ट्री होते हैं? डेसिडुअस ट्री होते हैं। तो डेसिडुअस ट्री की कटिंग कब की जाए? तब की जाए जब उनके अंदर मॉइस्चर का मूवमेंट सबसे कम हो।
तो इनकी बात ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास मॉइस्चर का मूवमेंट कम हो तब इनकी कटिंग की जाती है। मॉइस्चर मूवमेंट इज लीस्ट, ये हमारे डेसिडस ट्री के लिए खासियत है। लेकिन अगर सोचा जाए कि क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन पेड़ को कब काटा जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि अगर हमारे पास हिली एरिया है, तो हिली एरियाज में आपको ध्यान रखना है कि जो विंटर तो रेनी सीजन होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, मॉइस्चर बहुत होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो तब नहीं करते। कब करते हैं? गर्मी के सीजन में करते हैं। इन समर्स के टाइम पे कटिंग करेंगे ताकि वहां पर टेम्परेचर कैसा मिले, ऑलमोस्ट मॉडरेट टेम्परेचर मिले, जिससे कि हमारे ट्री के अंदर ओवर हीटिंग से उसमें क्रैक ना डेवलप हो जाए। इसलिए वहां पर हम जो है वो कटिंग करते हैं उस कंडीशन में जब हमारे पास टेम्परेचर कंडीशन सुटेबल मिले। हिली एरियाज के अलावा अगर प्लेन एरियाज की बात करते हैं, तो प्लेन एरियाज में कटिंग कब करेंगे? जब हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन मिले। गर्मी में कर दी तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट से हमारा पूरा का पूरा पेड़ जो है वो सूख के क्रैक करना चालू कर सकता है। तो इन केस ऑफ प्लेन एरियाज हम सिलेक्ट करते हैं विंटर का सीजन, जहां पर दिन में अच्छी खासी धूप हमारे पास जो है वो बहुत मॉडरेट लेवल पे होती है और हमारे पास जो है वो ऐसी कंडीशन में हमारे ट्री के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आते। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे ये, एज के बेसिस पे ये, और हमारे डेसिडस ट्री के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक बार पेड़ कट गया, पेड़ कटने के बाद व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम करेंगे सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग का मतलब हम जो है वो मॉइस्चर का रिमूवल करा रहे हैं। और मॉइस्चर किसको बोला जा रहा है? सैप या रेजिन को बोला जा रहा है। हमारे पास प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्रीन टिम्बर टू वेल सीजन टिम्बर को ही क्या कहा जाता है? सीजनिंग ऑफ टिम्बर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास, इफ मॉइस्चर इन सीजन वुड इज इक्वल टू 10 से 12%, तो इसे कहा जाता है वेल सीजन टिम्बर। और अगर लकड़ी में मॉइस्चर कंटेंट इससे कुछ ज्यादा हुआ, इफ मॉइस्चर इन सीजन वुड इज इक्वल टू 15 से 18% के बीच में, या इस लेवल तक भी गया, ऐसे केस में यह कहलाएगा सिर्फ सीजन वुड या सीजन टिम्बर कहलाएगा। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा, गीली लकड़ी थोड़ी सी इससे लाइटर कलर की दिखती है, जब इसमें मॉइस्चर निकल जाता है थोड़े से डार्कर कलर इसका शेड आ जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम ट्री के अंदर मॉइस्चर की बात करेंगे, जो रेजिन या सैप है वो ट्री के अंदर दो तरीके से प्रेजेंट होता है। एक कहलाता है फ्री मॉइस्चर, एक कहलाता है बाउंड मॉइस्चर। बाउंड मॉइस्चर जो मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, कहां बंधा होगा? सेल वॉल्स के अंदर, मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द ट्री। ठीक है, और जो फ्री है, जो फ्री मतलब जो कभी भी किसी भी कंडीशन में लूज हो सकता है आसानी से, वो कहां प्रेजेंट होगा? हमारे सेल की कैविटीज के अंदर, मतलब जो हमारे सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है जहां पर खाना स्टोर होता है, तो वहां का मॉइस्चर कहलाता है फ्री मॉइस्चर, यहां का मॉइस्चर कहलाता है बाउंड मॉइस्चर। कौन सा मॉइस्चर आसानी से निकलेगा? फ्री मॉइस्चर आसानी से निकलेगा। फ्री मॉइस्चर लीव्स द बॉडी फ्रीली, ये इजीली इवेपोरेट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारे पास जो है वो एक्सेसिव सीजनिंग करने से रिमूव होता है। तो खुले मैदान में छोड़ दोगे तो थोड़ा बहुत फ्री मॉइस्चर निकल जाएगा, लेकिन जब आप फोर्सफुली कोई प्रोसेस कराओगे सीजनिंग, तब जाके बाउंड मॉइस्चर निकलता है। जनरली होता क्या है कि फ्री मॉइस्चर तो इतना फ्री है कि उससे लकड़ी के शेप और साइज में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर बाउंड मॉइस्चर निकलना चालू हुआ तो लकड़ी के अंदर श्रिंकेज आना चालू हो जाता है। और हमारे पास फ्री मॉइस्चर और बाउंड मॉइस्चर के बीच जो बाउंड्री है उसे कहा जाता है फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। बात ध्यान रखिएगा, जब free moisture leaves the body of timber, the moisture present now is approximately 25% and it is called fiber saturation point। इसके नीचे जितने जाओगे लकड़ी के अंदर उतना श्रिंकेज देखने को मिलेगा। बात ध्यान रखिएगा, वुड इज अ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा हुआ तो लकड़ी उसे जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर मॉइस्चर ज्यादा, मतलब अगर हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा ड्राई हुआ तो लकड़ी के अंदर का मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब भाई हमारे पास जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, तो कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये बातें दोनों ध्यान रखिएगा।
फाइबर सेचुरेशन पॉइंट ध्यान रखिएगा, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट के नीचे जाते हैं, फाइबर सेचुरेशन पॉइंट के जैसे नीचे जाते हैं श्रिंकेज स्टार्ट हो जाता है टिम्बर का। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट बिलो एफएसपी श्रिंकेज ऑफ टिम्बर स्टार्ट्स, श्रिंकेज ऑफ टिम्बर स्टार्ट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास जब हम ये सीजनिंग कराएंगे, जब हम ये मॉइस्चर का रिमूवल कराएंगे, तो मॉइस्चर का रिमूवल कराते वक्त ध्यान रखना पड़ता है नेचुरल कराएंगे या आर्टिफिशियल कराएंगे। हर वो काम जो हम हमारी तरफ से कराएंगे उसे आर्टिफिशियल कहेंगे, जो नेचर में होगा वो अपने आप होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, नेचर में कोई भी चीज होती है उससे कोई नुकसान ज्यादा पहुंचता नहीं है, उससे कोई ज्यादा नुकसान पहुंचता नहीं है। और नेचर में कोई भी चीज होती है वो होले होले होती है, मतलब आराम आराम से होती है। आर्टिफिशियली कोई भी चीज कराएंगे तो चुटकियों में कराई जा सकती है। तो हमारे पास नेचुरल सीजनिंग एयर के प्रेजेंस में होती है, उसे एयर सीजनिंग कहा जाता है। आर्टिफिशियली कराते हैं तो उससे हम वेल सीजन टिम्बर बना पाते हैं। मतलब यहां पे अगर हम मॉइस्चर रिमूवल कराएंगे तो 15 से 18% तक ही हो पाता है, यहां पर हम 10 से 12% तक जा सकते हैं। बात ध्यान रखिएगा, जब हम ये वाली प्रोसेस कराते हैं तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ग्रेजुअली होती है, इसलिए चीजें बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म मिलती है। यहां पर तेजी से कराते हैं तो कहीं से निकलेगा कहीं से नहीं निकलेगा, कहीं से निकले कहीं से नहीं निकले में, ऐसे में हमारे पास यहां पर नॉन यूनिफॉर्म सीजनिंग होती है। और नॉन यूनिफॉर्म सीजनिंग होगी तो उसमें कई तरह के डिफेक्ट्स भी आएंगे, उसमें कई तरह के डिफेक्ट्स भी आएंगे। तो जो हमारे पास हमारी जो सीजनिंग की मेथड्स हैं, इनमें से अगर देखें, ड्यू टू द नेचुरल इफेक्ट इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अनकंट्रोल्ड सीजनिंग। अपने आप होती है, हमारा कंट्रोल नहीं होता। यहां पर सब कुछ हमारे हाथ में है तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी टिम्बर की स्ट्रेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां पर हमारी टिम्बर की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती। ये जो हमारे पास तरीका है नेचुरल सीजनिंग, इसमें लगभग 15 से 18% का मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से लकड़ी के अंदर मॉइस्चर की वजह से फंगस के अटैक करने के चांसेस रहते हैं। तो दिस इज मोर प्रोन टू गेट अटैक बाय दी मॉइस्चर की वजह से, फंगस की वजह से। और यहां पर फंगस का अटैक नहीं होगा क्योंकि आपने वेल सीजनिंग करा दी है। थोड़ी सी सस्ती प्रोसेस है, यहां पर पैसा लगता है। तो जितनी भी आर्टिफिशियल सीजनिंग है वो सारी की सारी कौन सी बनेगी, ध्यान रखिएगा, बुकों में गलत लिखा हुआ है। वाटर सीजनिंग भी आर्टिफिशियल तरीका ही है। ठीक है, तो वाटर सीजनिंग, बॉइलिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल, सोलर, माइक्रोवेव, कील, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सीजनिंग के मेथड्स हैं। अगर देखा जाए इन्हीं के अंदर सीजनिंग कराते हैं तो कराते क्यों हैं, सीजनिंग कराने से क्या फायदा मिलेगा? सीजनिंग कराने से फायदा मिलता है कि मॉइस्चर कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा तो वेट कम हो जाएगा, वेट कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। इसकी वजह से, वेट कम हो जाने की वजह से हमारे पास लकड़ी के अंदर मॉइस्चर निकलने में डेंसनेस ज्यादा आ जाती है। ज्यादा डेंसनेस आएगी तो हमारे पास स्ट्रेंथ अच्छी आ जाएगी, स्ट्रेंथ अच्छी आ जाएगी, फायर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये कुछ फायदे मिल जाते हैं। लकड़ी सूख जाएगी तो एडेसिवनेस प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। भाई कल को ग्लू लगाएंगे उसके ऊपर तो ग्लू लंबे समय तक चिपकने की टेंडेंसी रख पाएगा। ये हमारे फायदे मिल जाते हैं। लकड़ी को अगर जलाने के रूप में लेना है, फ्यूल के रूप में यूज करना है, तो कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी मिल जाती है सूखी लकड़ी की। ये कुछ बेनिफिट्स है हमारे पास। गीली लकड़ी ज्यादा लंबी चलती नहीं है, प्रोन टू दी अटैक ऑफ फंगस, लेकिन सूखी लकड़ी ज्यादा लंबी चल जाती है। तो ये कुछ फायदे हैं सीजनिंग कराने के। स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, ध्यान रखिएगा, डेंसनेस बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वेट इसका जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, सॉरी कम हो जाती है, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है इसकी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस आल्सो गेट इंक्रीज, और एप्लीकेशन ऑफ ग्लू या एडहेसिव भी हमारे लिए जो है वो आसान हो जाता है, लंबा चल जाता है। चांसेस ऑफ श्रिंकेज, वार्पिंग, ट्विस्टिंग आल्सो गेट रिड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि भाई किस लिए की जाती है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रिंकेज, वार्पिंग और ट्विस्टिंग कम होने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर है बात यहां तक? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीजनिंग के बेसिस पे लकड़ी को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहलाती है हाई रिफ्रैक्टरी, एक कहलाती है मीडियम रिफ्रैक्टरी, एक कहलाती है नॉन रिफ्रैक्टरी, मीडियम या मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी, कुछ भी कहा जा सकता है। तो बात ध्यान रखिएगा, हाई रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है ऐसी लकड़ी जो हमारे पास जब उसको हम ड्राई करा रहे हैं, हीटिंग प्रोसेस से ड्राई करा रहे हैं, तो उसके तुरंत आग पकड़ने के चांसेस रहते हैं। तुरंत आग पकड़ लेगी तो खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको बहुत सावधानी से करना पड़ता है, और उसी में उतने ज्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कैचेस फायर इजीली, मोर लायबल टू ट्विस्ट और डैमेज ड्यूरिंग सीजनिंग। केयर ड्यूरिंग सीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक्सेल, लॉरेल, होपिया, ये हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे हाई रिफ्रैक्टरी टिम्बर के। ये जो मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी टिम्बर होता है, इसमें
तुरंत आग पकड़ने के चांसेस नहीं है, लेकिन हीटिंग की वजह से इसके अंदर क्रैकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास डैमेज होने के चांसेस तो कम है, लेकिन यहां पर चांसेस ऑफ टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड क्रैक तो ये बढ़ जाती है यहां पर। इसी के अलावा अगर बात करें नॉन रिफ्रेक्टरी, ऐसी लकड़ी जो आग पकड़ नहीं सकती, सॉरी आग तो पकड़ सकती है, मतलब इतनी जल्दी जब हम ड्राइंग करा रहे हैं, सीजनिंग करा रहे हैं, उस टाइम पर इसमें हमारे सीजनिंग की वजह से होने वाले ड्राइंग के इंपैक्ट का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा भी टेम्परेचर राइज किया तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं पड़ता तो फिर इसके डैमेज होने के चांसेस कम। खुले एटमॉस्फेयर में आराम से अनकंट्रोल सीजनिंग चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्रैकिंग नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। हमारे पास डज नॉट कैचेस फायर इजीली, कैन बी रैपिडली सीजन इवन इन द ओपन एटमॉस्फेयर, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर देवदार, सैम्यूल, ये हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं। नाम ध्यान रखिएगा और कंडीशन ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी लकड़ी कैसी कैसी कंडीशन में हमारे लिए यूजफुल रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव एयर सीजनिंग। खुले एटमॉस्फेयर में करेंगे, टाइम लग जाता है कितना, 6 महीने से 1 साल। ठीक है, तो 6 मंथ टू 1 ईयर तक का टाइम लग जाता है, लेकिन प्रोसेस बहुत अच्छी है, ज्यादा डिफेक्ट नहीं आते लकड़ी के अंदर। अगर बात करें तो क्या पूछेगा यहां से, आपसे पूछेगा कि आप लकड़ी को खुले एटमॉस्फेयर में कैसे रखते हो, क्या ऊपर से रूफ देना पड़ता है? बिल्कुल, ताकि पानी ना गिरे। क्या पूछ सकता है कि आपके दो प्लेटफॉर्म के बीच में क्या स्पेसर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, या सारी लकड़ी एक साथ डाल दो, स्पेसिंग देनी पड़ती है? क्या इसे क्लोज चैम्बर में हम सीजनिंग करा सकते हैं? नहीं, खुले वातावरण में रखना पड़ेगा, एयर का फ्री सर्कुलेशन रखना पड़ेगा। इसलिए स्टेकिंग ऐसे की जाती है कि एक लकड़ी ऐसे, एक लकड़ी ऐसे, एक लकड़ी ऐसे, एक लकड़ी ऐसे, स्टेकिंग ऐसे की जाएगी। ध्यान रखना, पूछेगा सवाल कि आपका जो लकड़ी का स्टैक है वो जमीन पे रखना है कि किसी प्लेटफॉर्म पे रखना है। प्लेटफॉर्म पे रखना है तो प्लेटफॉर्म की हाइट पता होनी चाहिए। पूछेगा सवाल कि आप जो है वो इसे स्टैकिंग जो है वो कितनी लंबाई में कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1.5 मीटर में। और कितनी हाइट तक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा 3 मीटर तक की हाइट में। ठीक है, दिस डाटा हैज टू बी रिमेंबर्ड। एयर सीजनिंग जो है वो नेचुरल सीजनिंग है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज दी हमारा वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग में पूछता है कि जो लॉग ऑफ वुड होता है आपके पास, उस लॉग ऑफ वुड में आप रिवर के डायरेक्शन में, आप रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जो अप स्ट्रीम डायरेक्शन होता है और जो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन होता है, आप लकड़ी को कैसे रखते हो? तो लकड़ी का जो लार्जर डायमीटर है वो हमारा अप स्ट्रीम डायरेक्शन में होता है, स्मॉलर डायमीटर डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में होता है। पानी का इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता है तो सारा का सारा मॉइस्चर इसमें से यहां से बाहर निकलना चालू हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है पानी। तो हम जो है वो वाटर सीजनिंग कब तक करते हैं? 1 से 2 हफ्ते के लिए वाटर सीजनिंग करते हैं, पानी में पटक रखते हैं, फिर वहां से निकालकर हम जो है वो उसे 3 से 4 महीने के लिए हम जो है वो ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, ताकि जो सेप था वो तो पहले निकल गया, जो सेप था वो तो पहले ही निकल गया, लेकिन इसके अंदर जो वाटर आ गया, उस वाटर को निकलने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो ऐसे में हमारे पास टेपर्ड लॉग ऑफ वुड इज इमर्ज्ड इन रनिंग वाटर नियर ब्रिंक ऑफ द वाटर। लेकिन लकड़ी को पानी में रखने फिर बाहर रखने से, कई बार नोटिस भी किया होगा, कोई लकड़ी बाहर पड़ी, छत पे पड़ी, कहीं पड़ी है, लगातार पानी पड़ रहा है और हमारे पास ड्राई हो रही, पानी पड़ रहा, ड्राई हो रही है, ऐसे में लकड़ी जो है वो हमारे पास ब्रिटल हो जाती है, जैसे पैर रखोगे तुरंत चटक जाती है। ये हमारे सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल पूछेगा वाटर सीजनिंग के हमारे ड्रॉबैक क्या है? लकड़ी की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है और लकड़ी को ब्रिटल बना देता है। क्या करता है? लकड़ी से फर्क पड़ता है और लकड़ी को ब्रिटल बना देता है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली वाटर सीजनिंग की। अनदर वन इज बॉइलिंग। बॉइलिंग का पर्पस क्या है? बॉइलिंग का पर्पस सिर्फ इतना सा है, आप इवेपोरेशन रेट बढ़ा पाते हो। क्या बढ़ा पाते हो? इवेपोरेशन रेट बढ़ा पाते हो आपके सैप के रिमूवल का। तो इवेपोरेशन रेट बढ़ाने के लिए आपने जो है वो क्या कर दिया, आपने जो है वो पहले बॉइलिंग करा दी, बॉइलिंग कराई कुछ घंटों के लिए, फिर उसके बाद इसे उतने ही हफ्तों के लिए जो है वो बाहर छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे में व्हाट इज हैपनिंग इज, जितने समय के लिए आपने इसको बॉइलिंग कराई, आपके पूरे के पूरे सैप का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के बाद अब ये जो है इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, तो तेजी से निकलता है सैप। जब सैप तेजी से निकलता है तो कहीं का निकलता है, कहीं का नहीं निकलता, कहीं का निकलता है, कहीं का नहीं निकलता। नॉन यूनिफॉर्म सीजनिंग होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म सीजनिंग होने से नॉन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सैप विच विल लीड टू चांसेस ऑफ वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग। श्रिंकेज नहीं होता क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नहीं निकलता इसमें, बस निकलता है तो नॉन यूनिफॉर्म निकलता है। लकड़ी के कोने कोने से ज्यादा निकल जाएगा, अंदर से नहीं निकलेगा, तो वार्पिंग और ट्विस्टिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
बात ध्यान रखिएगा, इसी की वजह से इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ लकड़ी की अफेक्ट हो जाती है। एग्जाम में यही सवाल पूछते हैं, यही आपको ध्यान रहना चाहिए। जो बॉइलिंग कैसे करते हैं, कितने महीने के लिए करते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंडीशन। अगली बात करते हैं, अनदर मेथड दैट वी हैव, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। लकड़ी है, लकड़ी को अल्टरनेटिंग करंट पास कराएंगे, तो वुड इज बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट जनरेट करना चालू करेगी, हीट जनरेट करना चालू करेगी, पूरी लकड़ी गर्म हो जाएगी, पूरी लकड़ी गर्म हो जाएगी। तो लकड़ी के गर्म होने की वजह से हमारे पास इंक्रीज द इवेपोरेशन रेट ऑफ द मॉइस्चर, विच विल इंक्रीज द इवेपोरेशन रेट ऑफ द मॉइस्चर। हीट एनर्जी जो डेवलप होती है वो होती है रेजिस्टेंस के स्क्वायर के हमारे और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसकी वजह से, हीट डेवलप होने की वजह से तेजी से मॉइस्चर निकलना चालू होता है। कभी कभी ये हीट एक लिमिट से ज्यादा भी डेवलप हो सकती है, तो लकड़ी के अंदर श्रिंकेज आने के भी चांसेस होते हैं। तो वार्पिंग, ट्विस्टिंग और श्रिंकेज तीनों चीजें बढ़ जाती है। यहाँ पर शेप में चेंज आना, वार्पिंग और ट्विस्टिंग, और मॉइस्चर कमी से सिकुड़ जाना कहलाता है श्रिंकेज। तो ये तीनों चीजें हो सकती है। पहले वाले में ध्यान रखिएगा, वाटर सीजनिंग में सिर्फ लकड़ी में हमारी जो है वो वीकनेस आएगी, मतलब स्ट्रेंथ घटेगी और ब्रिटलनेस आ जाएगी। यहां पर वार्पिंग और ट्विस्टिंग होती है, यहां पर वार्पिंग, ट्विस्टिंग, श्रिंकेज तीनों होते हैं। और यहीं पर केमिकल सीजनिंग बात करते हैं, तो केमिकल सीजनिंग में केमिकल लकड़ी के अंदर तक पेनिट्रेट करता है और उसकी वजह से मॉइस्चर का रिमूवल जो है वो बहुत यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सैप होगा हमारे पास इन अलग अलग तरह के केमिकल को पानी में, या सॉरी, इन अलग अलग तरह के केमिकल में लकड़ी को डालने से, और इसकी वजह से लेस चांस बनते हैं किसके, श्रिंकेज, वार्पिंग और ट्विस्टिंग। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म रिमूवल हो रहा है सैप का। सेकंड बेस्ट मेथड है हमारे पास, सेकंड बेस्ट मेथड आफ्टर द किल सीजनिंग। अभी पढ़ेंगे किल सीजनिंग क्या होता है। मेक्स ड्यूरेबल, मेक्स टिम्बर मोर ड्यूरेबल, लकड़ी जो है वो ज्यादा लंबी चल पाती है इसकी वजह से। चलिए अगली बात करते हैं किल सीजनिंग। भट्टी में लकड़ी को रखकर हम हीट प्रदान करेंगे और उसकी वजह से हमारे लकड़ी में जो है वो हमारा सीजनिंग प्रोसेस होगा। तो हॉट एयर इज पास्ड एंड ह्यूमिडिटी इज मेंटेन एट वेरिएशन। क्या मतलब होता है इसका, इसको भी समझेंगे। तो ये जो हमारी मेथड है कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप चाहिए होता है और उसने ही अच्छी क्वालिटी की वुड भी यहां से निकल पाती है। हमारे पास यहां पर बात करते हैं कि हम इनिशियली क्या मेंटेन करेंगे। हम इनिशियली जो है लकड़ी के अंदर मेंटेन कराएंगे हम मॉइस्चर और टेम्परेचर की कंडीशन। तो हम जो है इनिशियली और फाइनली की बात करते हैं। तो शुरुआती दौर में हमें लकड़ी का टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं करना है, लेकिन मॉइस्चर 100% देना है। मॉइस्चर क्या करना है, 100% देना है, और टेम्परेचर को राइज कराना है 30 से 35 डिग्री तक। ऐसे करने पर क्या होगा, आपका मॉइस्चर आपके पूरे चैम्बर के अंदर आता चला जाएगा और गर्म होने की वजह से लकड़ी के अंदर अंदर तक पेनिट्रेट करना चालू करेगा। अंदर का सैप बाहर निकलना चालू होगा, हमारा मॉइस्चर अंदर जाना चालू करेगा। ऐसे में पूरा सैप बाहर निकल चुका होगा और अंदर जा चुका होगा हमारा मॉइस्चर जो हमने स्टीम के दौरान दिया है। फिर जब ये समय कुछ समय तक हो जाएगा ये काम, फिर आप अंदर मॉइस्चर देना कम कर दोगे, ह्यूमिडिटी खत्म कर दोगे चैम्बर के अंदर की, और टेम्परेचर को राइज करा दोगे एट ए टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस। तो अंदर से अब हीटिंग और होगी, तो अंदर जो मॉइस्चर जा चुका था अब वो भी हमारे पास हीटिंग की वजह से बाहर निकलना चालू होगा। जैसे बाहर निकलेगा, अंदर लगे रहते हैं फैंस, क्या लगे रहते हैं अंदर, फैन, तो ये मॉइस्चर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कंपार्टमेंट किन और प्रोग्रेसिव किन दोनों तरीके से हमारी भट्टियों में हम सीजनिंग करा पाते हैं बाय अ वेरी एफिशिएंट वे। तो दोनों में से ज्यादा हमारे लिए कौन हो जाती है, हमारी प्रोग्रेसिव किल। तो ये हमारे पास थोड़ा कम प्रोडक्शन दे पाती है, कंपार्टमेंट किन हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन दे पाती है, मोर एफिशिएंट एंड मोर वाइडली यूज्ड। चलिए अगली बात करते हैं। द अनदर मेथड दैट वी हैव इज, क्या कर रहे हैं हम, सन से निकलने वाली, जो सन से आने वाली रेज हैं, उन सन रेज को हम जो है वो यहां पर ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ब्लैक एंड सोलर एब्जॉर्बर लगा हुआ है, ट्रैप कर लेते हैं। तो ट्रैप कर लेते तो यहां पर पूरा हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है। लेकिन ये पूरा अरेंजमेंट करना और इसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करा पाना थोड़ा खर्चा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्टली प्रोसेस बनती है, हम ट्रैप्ड सोलर एनर्जी से कर पाते हैं इसे, लेकिन कब करते हैं, बट यूज फॉर सीजनिंग वैल्यूएबल फर्नीचर वुड्स। वैल्यूएबल फर्नीचर वुड्स के केस में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वी डू नॉट यूज इट फॉर एनी अदर पर्पसेस, थोड़ी महंगी पड़ जाती है हमारे पास। अनदर मेथड दैट वी हैव इज दी
प्रोसेस दैट वी हैव इज द माइक्रोवेव सीजनिंग। तो माइक्रोवेव सीजनिंग के अंदर भाई हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लकड़ी में हीटिंग होती है टू दी कोर। कहां तक? अप टू दी कोर, अंदर अंदर तक, ताकि हमारे पास यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सैप का हो। लेकिन बहुत ज्यादा महंगी प्रोसेस है, सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? हमारे पास फॉर फर्नीचर वुड्स और प्लाईबोर्ड्स के लिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? थोड़ी महंगी मेथड है। किल मेथड सबसे बेस्ट निकल कर आती है, मोस्ट वाइडली यूज मेथड है हमारे पास हमारी किल मेथड। आ गई बात समझ में? आई होप यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए। लकड़ी जो है वो हमारे पास होमोजीनियस नहीं होती है, हेट्रोजीनियस होती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या क्या होता है इसके अंदर, लिग्निन होता है और सेल्यूलोज होता है। दो चीजें होती है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। दिस इज एनिसोट्रोपिक मटेरियल। क्या मतलब होता है एनिसोट्रोपिक मटेरियल का? अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को एनिसोट्रोपिक कहते हैं। सेम उसी तरह जब हम लकड़ी पे क्या कराएंगे, लकड़ी पे जब हम कराएंगे हमारा सीजनिंग, तो श्रिंक होने के चांसेस हैं। और एनिसोट्रोपिक मटेरियल है तो श्रिंकेज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। ये माना जाता है कि सर्कमफ्रेंशियल श्रिंकेज, सर्कमफ्रेंशियल कह दो या टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग कह दो, इसे कहा जाता है और टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग, और टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग। तो सबसे ज्यादा इसी डायरेक्शन में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा टेंजेंशियल टू एनुअल रिंग के डायरेक्शन में देखने को मिलता है, फिर रेडियल डायरेक्शन में और फिर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। तो अगर ये पीस ऑफ वुड है तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल, ये हो गया हमारे पास रेडियल, और ये जो डायरेक्शन है ये वाला, इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल। ठीक है, तीन डायरेक्शन है हमारे पास, इन तीन डायरेक्शन में कैसे कैसे होता है, तो सबसे ज्यादा सर्कमफ्रेंशियल मिलेगा, फिर रेडियल में, फिर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। क्लियर है बात यहां तक? चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम और आगे की प्रोसेस पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।